हमारे साथ लगातार अभी भी नवनीत जी मौजूद हैं। नवनीत सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, रूरल इकॉनमी पे काफ़ी फोकस किया गया है और रूरल कंजम्पशन लंबे समय से एक समस्या बनी हुई है देश की आगे की ग्रोथ के लिए। आपकी क्या उम्मीदें हैं, कितना समय लगेगा ये रिकवरी आने में? क्योंकि चाहे वो एफएमसीजी हो, ऑटो हो, वहाँ सब पे हमने देखा कि असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। बड़ी गाड़ियाँ ज़रूर बिक रही हैं, बड़े फ्लैट बिक रहे हैं, लेकिन अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के लोगों का उत्साह जो है थोड़ा बीच में घट गया था। बट छोटी कारें बननी बंद हो गई। ये आपको लगता है रूरल डिमांड एक बार फिर से लौटती हुई दिखाई देगी क्या? आप म्यूट हो गए सर। जितने भी आप, अनाउंसमेंट हुए हैं, मुझे लगता है कि आज जी आवाज़ आ रही सर आपकी? हाँ हाँ बिल्कुल। जी। मुझे लगता है कि आज पूरी कोशिश करी गई है कि रूरल इकोनॉमी में भी मोमेंटम बढ़े। और सरकार ने जो भी कोशिश करी है, चाहे वो रूरल रोड्स के लिए हो, चाहे रूरल हाउसिंग के लिए हो, या दूसरे अनाउंसमेंट्स हो, आई थिंक धीरे धीरे रूरल ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का ध्यान था, तो उसका जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, धीरे धीरे उसका असर जो सब जगह जाना चाहिए वो अब जाना चालू होगा। और मुझे लगता है कि जो और मेजर्स लिए गए हैं उसकी वजह से रूरल इकोनॉमी पर भी अब पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। दूसरा, मानसून इस साल अच्छा है। अगर कृषि क्षेत्र में जो दूसरे अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा करता है, तो उससे भी रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक सर। और इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए थोड़ी देर में उनसे बातचीत करते हैं। शायद अभी थोड़ी देर में भी हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान संजय सिन्हा जी भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, फाउंडर है साइट्रस एडवाइज़र के। लेकिन सर, एक म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं, और हमने देखा काफ़ी अच्छे रिटर्न भी आते हुए दिखाई दिए हैं और भरोसा भी लोगों का भरा बढ़ा है, और उसकी मजबूती जो है हमने देखी कि शेयर बाज़ार में देखने को मिली। पहले हम अक्सर देखते थे कि जब भी एफआईज की तरफ से बिकवाली होती थी, भारतीय बाज़ार बुरी तरीके से गिरते थे, लेकिन ये म्यूचुअल फंड निवेशक थे जिन्होंने इस बाज़ार को थामे रखा। अभी भी आगे चल के आपको क्या लगता है कि ये जो भरोसा है म्यूचुअल फंड पे निवेशकों का, वो बरकरार रहेगा, या फिर जो बाकी एसेट एलोकेशन के लिए लोग थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे, और इस भरोसे की वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल बरकरार रहेगा। म्यूचुअल फंड्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पिछले 25-30 वर्षों से इतना सुधर रहा है। हमारे कई फंड्स हैं जो करीब 30 वर्षों से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी हमारे प्रोडक्ट्स में, आई थिंक वो फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर किसी भी प्रोडक्ट से कंपैरिजन किया जाए तो म्यूचुअल फंड सबसे ऊपर आएगा ट्रांसपेरेंसी के नज़रिए से। बहुत ही वेल रेगुलेटेड है। और धीरे धीरे जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए कोई भी निवेशक 500 या 1000 रुपये महीने से भी धीरे धीरे एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, तो मुझे लगता है कि ये तो अभी शुरुआत हुई है। अगले कई वर्षों में धीरे धीरे भारत के और ज्यादा से ज्यादा निवेशक म्यूचुअल फंड से जुड़ते रहेंगे। और जो भारतीय बाजारों में आपने कहा कि सुदृढ़ता आई है म्यूचुअल फंड के निवेश की वजह से, घरेलू निवेशकों की वजह से, वो दृढ़ता बढ़ती रहेगी। आज 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हर महीने एसआईपी के जरिए भारत के बाजारों में निवेश हो रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। वो मुझे लगता है वो रकम हर महीने बढ़ती रहेगी। 1 करोड़ अकाउंट होते थे आज के करीब 8-9 साल पहले एसआईपी के, आज एसआईपी के 9 करोड़ अकाउंट्स हो गए हैं। तो मुझे लगता है अभी भी बहुत सारे निवेशकों को जुड़ना है। करीब 4.5 पौने 5 करोड़ निवेशक हैं म्यूचुअल फंड में यूनिक पैन लेवल पर। और मुझे लगता है कि अगले कई वर्षों में ये नंबर बढ़ता ही रहेगा। जी। सर, इस बजट पे दो तीन जगहों पर फोकस किया गया। एक तो रूरल इकॉनमी को लेकर के, पावर सेक्टर के लिए बहुत सारी घोषणाएं होती हुई दिखाई दी हैं। इसके अलावा अर्बन हाउसिंग को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें जो है बातें कही गई हैं। आपको क्या लगता है कि अब भारत की ग्रोथ का जो इंजन है, वो कौन से सेक्टर्स जो है वो आगे लेकर के जाते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर कुछ समस्याएं रही हैं। आगे चल करके वो ग्रोथ इंजन कौन सा होगा? कृषि पर निर्भरता आगे आने वाले समय में हो सकता है थोड़ी कम करने की कोशिश की जाए, जिस तरीके से रोजगार को लेकर के काफ़ी सारे कंसर्न देखने को मिले हैं। आपको क्या लगता है ग्रोथ इंजन अब क्या होगा देश का? मुझे लगता है कि एक सर्वांगीण विकास की, एक बहुमुखी जिसे कहें विकास की कोशिश करी गई है। तो भारत के अगर हम पिलर्स देखें ग्रोथ के, अगर हम स्तंभ देखें, तो कंजम्पशन भी है और इन्वेस्टमेंट्स भी है। कोशिश करी गई है कि कंजम्पशन भी बढ़े और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़े। जो तीन पिलर अगर दूसरे तरीके से देखें तो एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज है। और कोशिश करी गई है कि तीनों क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलरली एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं।
और सर्विसेज, और जिसमें विशेषकर अगर मैं कहूँ टूरिज्म के लिए जो बात करी गई है वो बहुत अच्छा है। भारत में बहुत पोटेंशियल है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की। तो कोशिश करी गई है कि एक सर्वांगीण विकास हो, और निवेश दोनों से, घरेलू निवेशकों से भी और विदेशी कंपनियों से भी, जो उनके टैक्स रेट की कमी करी गई है या जो कहा गया है कि एफडीआई में सिंप्लीफिकेशन होगा, तो एक सर्वांगीण विकास की कोशिश करी गई है, अर्बन भी और रूरल भी। तो मैं किसी भी दृष्टि से देखूं, मुझे लगता है कि सरकार का मन ये है कि पब्लिक सेक्टर भी अच्छा करे और प्राइवेट सेक्टर भी निवेश करे, अर्बन भी हो और रूरल भी हो, विदेशी निवेशकों का भी योगदान रहे और घरेलू निवेशकों का भी योगदान रहे, एग्रीकल्चर भी करे, मैन्युफैक्चरिंग भी करे, सर्विसेज भी करे, कंजम्पशन का भी चले और इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। तो एक कोशिश करेगी कि एक सर्वांगीण विकास, एक $4 ट्रिलियन, $3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी, 15-20 ट्रिलियन की इकॉनमी पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिएगी और सभी पर ध्यान दिया गया है। जी, एक चलते चलते सवाल, इस बार सरकार के लिए कम से कम बाकी जगहों पर खर्च करने के लिए पैसे काफ़ी थे, क्योंकि आरबीआई की तरफ से भी डिविडेंड, एक बड़ा डिविडेंड जो है मिला हुआ था। आगे आने वाले समय के लिए क्या आपको लगता है अगले साल के बजट में या उसके आगे आने वाले समय में फिस्कल डेफिसिट को इसी तरीके से मेंटेन कर पाना संभव हो पाएगा क्या सर? इसको लेकर के क्या कुछ कंसर्न है आपके मन में? मुझे लगता है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे सरकार का बहुत ध्यान है और डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे बहुत ध्यान है। और डिजिटलाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन जब हो रहा है तो टैक्स के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। जीएसटी का आप देखिए, हर महीने रेवेन्यू जीएसटी का बढ़ता जा रहा है जिस तरह की टैक्स की डिज़ाइन है। आपने डिविडेंड की बात करी, सिर्फ आरबीआई का डिविडेंड नहीं, पीएसयूज का डिविडेंड भी बढ़ा है। तीसरा मैं कहूँगा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, धीरे धीरे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से लीकेजेस कम हुए हैं। सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उस पर कंट्रोल रह पा रहा है क्योंकि लीकेजेस कम हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एक चौथा डी जो अभी फायर होना बाकी है वो डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार के पास बहुत संभावनाएं हैं डिसइन्वेस्टमेंट से काफी पैसा पूंजी बाजारों से उठाने में। पीएसयू के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कई वर्षों में, और सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए अगले कई वर्षों में, मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स के जरिए अगले कई वर्षों में बाजार से, पूंजी बाजारों से पैसा और उठा के और उसको वापस एक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर सकती है। जी, नवनीत सर, जब भी आप आते हैं बहुत अच्छी बातें आपकी लगती हैं और बहुत सटीक विश्लेषण आपका रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और आज काफ़ी व्यस्त होंगे आप, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए।